लेटेंट हीट को पढ़ने से पहले या हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि सब्लिमेशन एक्चुअली क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? इवेपोरेशन पढ़ लिया, बॉइलिंग भी समझ लिया, ठीक है। बॉइलिंग के बारे में बता रहा हूँ। मान लो कोई कंटेनर रख दो, कंटेनर में पानी को खौलाओ, ठीक है। कंटेनर में पानी को डाल के खौलाओगे, फिर क्या होगा? अगर एटमॉस्फेयर से ओपन है, एटमॉस्फेयर से ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट की जाएगी, ठीक है। तो उस समय बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। लेकिन अगर मैं उस कंटेनर को बंद कर दूँ तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड क्या किस पे करता है? एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ओपन आपने रखा है, एटमॉस्फेयर से ओपन रखा तो कम एटमॉस्फेयर प्रेशर था तो निकल गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर आपने ढक दिया तो प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? फिर बॉइलिंग थोड़ी देर रुक जाएगा, फिर समझ में आ रहा है? बॉइलिंग क्या होगा? रुक जाएगा। प्रेशर बढ़ा दिया आपने, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को आपने बढ़ा दिया, ठीक है। आई बात समझ में? तो बॉइलिंग प्रोसेस था। अब हम लोग पढ़ते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन। मेल्टिंग प्रोसेस क्या है? सॉलिड से लिक्विड वाले, सॉलिड से लिक्विड में जाने वाले प्रोसेस को मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। लिक्विड से सॉलिड में आने वाले प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। और बॉइलिंग किसे कहते हैं? तो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाने वाले प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में डायरेक्ट सॉलिड सबस्टेंस से गैसेस स्टेट में सबस्टेंस चला जाता है विदाउट गोइंग इन इंटरमीडिएट स्टेज। बिना लिक्विड स्टेट में आए कोई भी सबस्टेंस बिना लिक्विड स्टेट में आए सीधा सॉलिड से गैसेस स्टेट में चला जाए, सीधा सॉलिड से गैसेस स्टेट में चला जाए, ऐसे प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे सबस्टेंसेस हैं, है ना। कैम्फर हो गया, ड्राई कैम्फर, उसको जलाओगे सीधा गैसेस स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट आएगा भी नहीं। ड्राई आइस, जिसको हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, वो सीधा गैसेस स्टेट में चला जाता है, कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। आयोडीन, है ना, लिक्विड सॉरी आयोडीन, सॉलिड आयोडीन जो होती है वो सीधा गैसेस स्टेट में चले जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। आप लिख सकते हो सब्लिमेशन क्या होता है। ए प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट्स सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस। ये तो पढ़ चुके हो यार, 8वां क्लास में पढ़ चुके हो। आगे चलते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट 9th 10th में भी पढ़े होंगे। लैटेंट हीट क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये लैटेंट हीट क्या कहलाता है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ सबस्टेंस एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, चेंज स्टेट ऑफ सबस्टेंस एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, इज नोन एज इट्स लैटेंट हीट, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सबस्टेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, होता ही है। जब स्टेट चेंज होगा, हीट डालोगे तो एक स्टेट से सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जब जाएगा तो क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझ में? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसका ऐसा यूनिट क्या है? जूल पर केजी है। डायमेंशनल फॉर्मूला L²T⁻², ठीक है। ये वर्क का क्या होगा? वर्क बाय मास कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये जो मैंने बताया लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट की या हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? कंटिन्यूसली आप हीट दिए जा रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर है, स्टेट चेंज हो रहा है। यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज हो जा रहा है। मतलब हीट जो दे रहे हो वो हीट जो हो रहा है एक्चुअली वो टेम्परेचर को चेंज नहीं करके स्टेट चेंज कर रहा है। और स्टेट चेंज क्यों कर रहा है? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उसको क्या कर रहा है? उसको खत्म कर रहा है। खत्म करने में जो एवरेज सेपरेशन है बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो चाहे सॉलिड से लिक्विड हो जाओ, लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाओ, इस तरह से घटना घटती है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट जो होती है वो बहुत टाइप के होते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है कि ऐसा हीट जिसमें कुछ हीट दिया जाता है कि सबस्टेंस में जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों प्रोसेस को ये लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कवर करता है। लैटेंट हीट ऑफ क्या? इवेपोरेशन। लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लैटेंट हॉर फ्रॉस्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ना रहता है, ठीक है। तो लैटेंट हीट एक्चुअली क्या होता है? लैटेंट मतलब होता है छिपा हुआ गर्मी, छिपा हुआ हीट।
आई बात समझ में? तो लेटेंट हीट उसे कहते हैं। तो मान लो बॉइलिंग जो पॉइंट है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, उस वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर और एक्स्ट्रा हीट आप दे रहे हो, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हो। ये एक्चुअल लेटेंट हीट क्या हो रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी को एक्चुअली बढ़ाता है। तो खौलता हुआ पानी और वाटर वेपर में ज़्यादा डेंजरस वाटर वेपर है, क्योंकि वाटर वेपर की इंटरनल एनर्जी हो जाती है ज़्यादा। समझ में आ रहा है? स्टेट अगर चेंज करेगा, लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज करेगा, तो आप ये बात जान लो कि जो गैसेस स्टेट है उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, लिक्विड स्टेट की इंटरनल एनर्जी कम है, सॉलिड स्टेट की इंटरनल एनर्जी और सबसे कम है। आई बात समझ में? तो इंटरनल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? इंटरनल एनर्जी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए लेटेंट हीट क्या होता है? छिपा हुआ गर्मी। आई बात समझ में? चलिए लेटेंट हीट किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है वो समझिए। तो मान लीजिए किसी भी सबस्टांस में अगर आप हीट दिए जा रहे हो, Q इज इक्वल टू हीट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस हीट जो दे रहे हो, ये एक्चुअली मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली मास पे। किसी भी सबस्टांस का मास अगर ज़्यादा हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मास देना होगा, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हीट देनी होगी। ज़्यादा मास मतलब ज़्यादा हीट, या ज़्यादा हीट दे रहे हो इसका मतलब मास भी ज़्यादा होगा कंटेन करने में। आई बात समझ में? तो किसी भी सबस्टांस में हीट दे रहे हो तो ज़्यादा मास के ऊपर डिपेंड है। तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा? तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज इक्वल टू एल, ठीक है? और ये क्या है? एम। इस एल को ही हम लेटेंट हीट कहते हैं। इस एल को ही हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं, छिपा हुआ गर्मी कहते हैं, या हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ना जी। क्या कहते हैं इसको? लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एल इज इक्वल टू क्यू बाई एम। ये क्या है? क्यू बाई एम। ये क्यू क्या है? क्यू क्या है? हीट। कितना आप हीट दे रहे हो, ये मास है। तो हीट को क्या बोलोगे? जूल। और इसको बोलोगे क्या? पर केजी, है ना? जूल पर केजी इसका ऐसा यूनिट है। डायमेंशनल फॉर्मूला है स्क्वायर टी रेज़ टू माइनस 2। ये इतना सारा चीजें हैं। ऐसा यूनिट आप देख रहे हो कि लेटेंट हीट कुछ इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। लेटेंट हीट जो है मास के ऊपर डिपेंड करता है, और हीट जो दे रहे हो वो तब तक लेता रहेगा जब तक कि पूरा सबस्टांस दूसरे स्टेट में जा नहीं पाएगा। जब वो दूसरे स्टेट में चला जाएगा उसके बाद फिर उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, और जब स्टेट चेंज होने वाला रहेगा तो उस सिचुएशन फिर एक बार उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये था हमारा लेटेंट हीट की कहानी। लेटेंट हीट में लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? बहुत सारा चीज़ है इसमें, बहुत टाइप के लेटेंट हीट होते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कुछ सबस्टांसेस के हमने क्या रखे हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी रखे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है, बॉइलिंग पॉइंट भी है, सब दिया हुआ है। देखिए ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? -290 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 0.14 × 10⁵ जूल पर केजी। बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस, और 2.1 लेटेंट 2.1 × 10⁵ जूल पर केजी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है? नाइट्रोजन का देखिए -210 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 0.26 है, बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस है, और 2 × 10⁵ जूल पर केजी जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। फिर एथाइल अल्कोहल का देखिए -114 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 1 × 10⁵ लेटेंट ऑफ फ्यूजन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 है डिग्री सेल्सियस, और 8.5 जो है लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन है। मर्क्यूरी देखिए -39 डिग्री सेल्सियस, और उसका लेटेंट ऑफ फ्यूजन 0.112, बॉइलिंग पॉइंट 257 डिग्री सेल्सियस है मर्क्यूरी का, ठीक है? और 2.7 जो है लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर के बारे में जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, फिर लेटेंट ऑफ फ्यूजन 3.3 जूल 3.33 × 10⁵ जूल पर केजी, फिर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस 22.6 जो है उसका क्या लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन है × 10⁵ है। लीड की कहानी देखिए 328 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, 0.25 लेटेंट ऑफ फ्यूजन है, और 1744 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट है, 8.67 जो है लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन है। गोल्ड का देखिए 1063 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 0.645 लेटेंट ऑफ फ्यूजन है, और 2660 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, और इसका लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन 15.8
जूल 15.8 × 10⁵ जूल पर केजी इसका लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, ये लिस्ट है, आप लिस्ट को देख सकते हो कैसे मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे जैसे जैसे डाउन जा रहा है बढ़ रहा है ना, जैसे बॉइलिंग पॉइंट भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी मुझे लग रहा है क्या है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन भी धीरे धीरे कुछ जगहों पे बढ़ रहा है, कुछ जगह घट रहा है। इस तरह से आप देख सकते हो, ये लिस्ट आपके सामने रखा हुआ है। ओके, तो बिना बुक पढ़े हुए भी आप लिस्ट को, मेरे वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहानी है इसके पीछे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ये कैलोरीमेट्री एक्चुअली होता क्या है? कैलोरीमेट्री जो होती है फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग हीट मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक्चुअली हीट मेजरमेंट करते हैं। कितना हीट गेन हुआ, कितना हीट लॉस हुआ, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एक नया प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसे हम कैलोरीमेट्री कहते हैं। और इस प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मतलब एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे होती है, दूसरा बॉडी लोअर टेम्परेचर पे होती है, दोनों को मिक्स करेंगे, सटाएंगे तो हीट का एक्सचेंज होगा। एक बॉडी जो हायर टेम्परेचर पे है, हॉट है, ज़्यादा गर्म है, दूसरा बॉडी जो लोअर टेम्परेचर पे है, कम गर्म है। तो जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे था और जो बॉडी लोअर टेम्परेचर पे था, तो अब हीट का एक्सचेंज होगा। डिफरेंस इन टेम्परेचर के वजह से हीट का एक्सचेंज होता है। हीट जो ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो हीट डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से होती है। और डिफरेंस इन टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी ज़्यादा हॉट है, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, और कोई बॉडी जिसकी लो टेम्परेचर, उसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ा सा कम है। तो हीट ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। इस एनर्जी ट्रांसफर को हीट ट्रांसफर कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हुआ, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन ये कैलोरीमीटर में ही सिर्फ हीट रहता है। इस कैलोरीमीटर को बाहर के एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना नहीं रहता। आई बात समझ में? कोई लेना देना नहीं रहता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये हमने कंटेनर रखा, इसको हम कैलोरीमीटर बोलते हैं, और इसमें मान लो खौलता हुआ पानी हो, वाली कुछ भी पानी रख दिया हमने, इसमें किसी दूसरे सब्सटेंस को, ये मान लो पानी 60 डिग्री सेल्सियस पे है, ये क्या है? वाटर है ना जी। इसी में हमने कुछ दूसरा सब्सटेंस कॉपर का रख दिया, ये क्या है? कॉपर का हमने सब्सटेंस रख दिया। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे हो, तो ये बाहर के सराउंडिंग से हीट का कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब ये जो चीज है ना, ये इसे हम कैलोरीमीटर कहेंगे। ये क्या होगा? कैलोरीमीटर। ये क्या है? कैलोरीमीटर। और इस कैलोरीमीटर से बाहर हीट नहीं जाएगी, ना अंदर घुसेगी। एडियाबेटिक चेंज, ना बाहर इससे बाहर हीट ना जाएगा, ना इसके अंदर हीट जाएगा, इसको कैलोरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कैलोरीमीटर का। एक सैंपल दिया था मैंने, सिंपल सा एग्जांपल बताया था। इस तरह से एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है ना। बहुत सारा चीज़ होता है, वुडन टाइप का मटेरियल रहता है अंदर में, है ना। उसको पढ़ लेना, क्योंकि वुड जो होता है क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, हीट बाहर नहीं जाएगा इसकी वजह से। तो हीट मेजरमेंट करने वाले प्रिंसिपल को हम कैलोरीमेट्री कहते हैं। और जो डिवाइस यूज होता है हीट को मेजरमेंट करने का, उसको हम कैलोरीमीटर कहेंगे। तो इस प्रिंसिपल में एक ही चीज़ देखा गया है कि ये मान लो वाटर 60 डिग्री सेल्सियस पे था, और ये कॉपर अगर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे हो या 15 डिग्री सेल्सियस पे हो, मतलब ये हुआ कि पानी में ज़्यादा हीट थी, गर्मी थी, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा थी। इंटरनल ज़्यादा थी, इसमें इंटरनल एनर्जी कम थी। मतलब ये एनर्जी इसमें देगा, तब तक देता रहेगा जब तक दोनों की टेम्परेचर सेम नहीं हो जाती, जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो एक हीट लॉस कर रहा है, दूसरा हीट गेन कर रहा है। इस प्रिंसिपल में और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करना है। इस कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल में एक ही प्रिंसिपल है कि एक बॉडी जो हीट लूज करती है, वो दूसरी बॉडी क्या करती है? हीट गेन करती है। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। ठीक है, हीट गेन है ना, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। कितना हीट लॉस हुआ है उतना ही हीट गेन होगा। कितना हीट इस वाटर ने लॉस किया और इसने कितना प्राप्त किया, वो कहानी इसमें हम पढ़नी है। आई बात समझ में?
पूरे हिंदुस्तान में मान लो जो सरकार पैसा छापती है वो कांस्टेंट है, वो बदलने वाला नहीं है। मान लो कुछ लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो है सरकार ने पैसा छाप दिया, तो वो पैसा बदलने वाला नहीं है। हाँ, ये बात अलग है किसी के पास जाएगा, किसी के पास जाएगा तो कहीं से तो आएगा, तो कोई पैसा दे रहा है तभी तो कोई ले रहा है, उसको बोलते हैं पैसे में गर्मी। यहाँ पे क्या है, हीट की गर्मी। हीट क्या है, एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की कहानी है। यहाँ पर कोई हीट लॉस करेगा तो ही तो कोई गेन करेगा। आई बात समझ में? कोई देने वाला है तभी तो कोई लेने वाला है, समझ में आ रहा है? कोई लेने वाला होगा ही नहीं तो फिर देने वाला कौन होगा? लेकिन इसी कहानी में अगर दोनों बॉडी की टेम्परेचर सेम हो जाएगी तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है कैलोरीमेट्री में, हीट का एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट को हम कैसे एक्सचेंज करेंगे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का एक्सचेंज कैसे होता है। तो फिजिकल कांटेक्ट में डालने के बाद दो बॉडी अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे होगी तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर होगी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। और कौन से बॉडी से ट्रांसफर होगी? जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे है उससे ट्रांसफर होगा उस बॉडी में जिसकी लोअर टेम्परेचर है। आई बात समझ में? तो ये सब कहानी हमको पढ़ना है कैलोरीमेट्री में। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। आई बात समझ में? तो एक्चुअली ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे, एनर्जी कहीं जा नहीं रहा है, एनर्जी कहीं जा नहीं रहा है, एनर्जी वहीं पर है, कंजर्व है। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है ना। इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो सिद्धांत है वो कौन सा है? इसका जो सिद्धांत है वो क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कितना एनर्जी आपने दिया, कितना एनर्जी आपने लूज किया, ठीक है? कितना एनर्जी दिया उतना ही एनर्जी कोई तो लेगा, ठीक है? या कितना एनर्जी आपने लिया मतलब किसी ने दिया। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे है, इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे है। एनर्जी कहीं नहीं जा रही है, इस पूरे सिस्टम में ही यहीं पर है। उदाहरण के लिए अपना ब्रह्मांड मान लो, इस उदाहरण को समझने के लिए अपना ब्रह्मांड मान लो। सबसे अच्छा कैलोरीमीटर तो अपना ब्रह्मांड है। इसमें क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो रही है सन से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? अर्थ में ट्रांसफर हो रही है। अर्थ से थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है। लेकिन ब्रह्मांड के बाहर हीट नहीं जा रही है, हीट हमारे ब्रह्मांड में ही रह रहा है। आई बात समझ में? इस ब्रह्मांड के बाहर हीट कहीं जा ही नहीं रही है। जो भी हीट है वो कहाँ जा रही है? इसी ब्रह्मांड में रह रहा है। मिलना इसमें, इसी ब्रह्मांड में किसी को मिल रहा है, किसी को घट रहा है, किसी को मिल रहा है, कोई गेन कर रहा है, कोई लॉस कर रहा है ना। तो इसी हीट को कोई क्या कर रहा है? गेन कर पा रहा है, तो कोई लॉस भी कर रहा है। आई बात समझ में? तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, है ना। तो अब इसी में हम पढ़ना है। मान लीजिए मिक्सचर है, मान लो कि पानी में हमने तेल मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी हमने तेल मिला दिया। तेल और पानी का मिक्सचर बन गया, बना ना? तेल और पानी का मिक्सचर बन गया। तो तेल और पानी का जो मिक्सचर है, ठीक है, तेल और पानी का मिक्सचर, देखिए वाटर मान लेते हैं, वाटर 100 ml ले लिया आपने, कितना डिग्री सेल्सियस पे? 2 डिग्री सेल्सियस पे। ऑयल रखा, कोई भी ऑयल, ठीक है, 200 ml ले लिया, ठीक है। वो जो है हमने कितना पे रखा है इसको? 4 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया। अब दोनों को मिक्स कर दिया तो आया क्या? मिक्सचर बना ना जी। तो लोअर टेम्परेचर पे कौन था? वाटर। हायर टेम्परेचर पे कौन था? ऑयल। बना क्या? मिक्सचर। टोटल क्वांटिटी कितनी? 300 ml। आई बात समझ में? तो टेम्परेचर जो है मिक्सचर का, जो टेम्परेचर है मिक्सचर का, उसकी कहानी क्या होगी? टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी लेस देन टेम्परेचर हाईएस्ट। समझिए बात को। हाईएस्ट टेम्परेचर पे कौन था? ऑयल। मिक्स किया हमने इसको पानी के साथ, तो पानी लो टेम्परेचर पे है, ऑयल हाई टेम्परेचर पे है। तो जो मिक्सचर बनेगा उसकी टेम्परेचर क्या ऑयल के टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगी? क्या ऑयल के टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगी? नहीं। मिक्सचर का टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर से हमेशा या तो इक्वल होगा या तो उससे कम होगा, या नहीं तो मिक्सचर जो है उसका लोएस्ट से इक्वल या नहीं तो
ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है। आई बात समझ में? लोएस्ट से टेम्परेचर कभी भी कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा, और हाईएस्ट से ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे भी काम करता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का यही प्रिंसिपल है। आई बात समझ में? तो ये बात तो मैंने बता दिया कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। हीट जितना लॉस होगा उतना ही हीट गेन होगा। लेकिन इस कहानी में होता यह है कि राइज इन टेम्परेचर एंड फॉल इन टेम्परेचर। मान लो जो बॉडी हीट लॉस किया, हीट लॉस करेगा तो टेम्परेचर भी उसका डाउन होगा, और दूसरे बॉडी ने हीट गेन किया, दूसरे बॉडी ने क्या किया? हीट गेन किया। तो दूसरे बॉडी ने जो हीट गेन किया उसकी टेम्परेचर राइज होगी। आई बात समझ में? तो राइज इन टेम्परेचर सेम नहीं होगा, याद रखिएगा। राइज इन टेम्परेचर एंड फॉल इन टेम्परेचर सेम नहीं होगा। जैसे डिफरेंस इन टेम्परेचर जो है राइज वाला, वो डिफरेंस इन टेम्परेचर फॉल के बराबर नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जितना हीट लॉस हो रहा है उतना ही हीट गेन हो रहा है, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन राइज इन टेम्परेचर में फॉल इन टेम्परेचर सेम नहीं होगा, इन दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं होगी, याद रखिएगा। इसकी क्वांटिटी सेम नहीं होगी। आई बात समझ में? तो ये हमारा जो प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का, उसको हम एक दो एग्जांपल से आपको क्लियर कट समझाएंगे कि एक्चुअली ये कहानी होता क्या है। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कैलोरीमेट्री का, तो समझ में और अच्छे से आएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स की कमी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। प्रयास करोगे तो ही क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर्स, क्वेश्चन क्या है देखिए। टेम्परेचर्स ऑफ equal masses of 3 different liquids ABCR 12 degree Celsius, 90 degree Celsius and 28 degree Celsius respectively. When A and B are mixed, then temperature of mixture is equal to 16 degree Celsius, and when B and C are mixed, then the temperature of mixture B and C is equal to 23 degree Celsius. What will be the temperature when A and C are mixed? मतलब जब A and C मिक्स करेंगे तो A and C का मिक्स टेम्परेचर क्या होगा, उस A and C का टेम्परेचर क्या होगा, ए एन सी मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, वो आपको बताना है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बताओ और सॉल्व करो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का यूज करके। बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो पॉज करो, फिर इसका आंसर बताओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। जितना हीट लॉस्ट होगा उतना ही हीट क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, आई बात समझ में? हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। कितना हीट लॉस्ट होता है उतना ही हीट क्या होगा, गेन होगा। तो चलिए समझते हैं इस चीज को कि ए का टेम्परेचर 12 डिग्री, बी का 19 और सी का 28 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। जब ए और बी को मिक्स किया गया तो मिक्सर का टेम्परेचर 16 डिग्री था। तो क्वेश्चन तो सही है। जब हम ए एंड बी को देखो, यहाँ पे ए का टेम्परेचर कितना, ए बी सी, ए का टेम्परेचर 12, इसका 19 और इसका 28। देखिए जब ए एंड बी को मिक्स किया गया तो टेम्परेचर 16 डिग्री था, ए एंड बी, तो 16 डिग्री मतलब उनके बीच में ही टेम्परेचर है। मैंने ये भी नहीं कहा कि 11 डिग्री टेम्परेचर है, और मैंने ये भी नहीं कि 20 डिग्री टेम्परेचर है मिक्सचर का। हो ही नहीं सकता, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर ए एंड बी का टेम्परेचर, ए एंड बी दोनों को मिक्स करेंगे तो अब ये मिक्सर की टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, अब ए एंड बी जो मिक्सर है उसकी टेम्परेचर अब क्या होगी, 12 से कम नहीं, 19 से ज़्यादा नहीं, इसी के बीच में होगा। तो 16 डिग्री लिखा है, गलत थोड़ा ही है, 16 डिग्री सेल्सियस है इन दोनों का टेम्परेचर। बी एंड सी को जब मिक्स किया तो टेम्परेचर कितना था, 23 डिग्री सेल्सियस, मतलब 19 से ज़्यादा 28 से कम। तो मैंने पहले बताया कि मिक्सर का टेम्परेचर जो होता है वो हाईएस्ट टेम्परेचर से लो होगा और लोएस्ट से हायर होगा। आई बात समझ में? चलिए उसी पे बनेगा क्वेश्चन। तो मान लेते हैं जब ए एंड बी को मिक्स करते हैं, ए एंड बी मिक्स्ड, जब ए एंड बी को मिक्स किया जाएगा फिर क्या होगा, जब ए एंड बी को मिक्स करेंगे फिर क्या होगा,
जब ए एंड बी को मिक्स करेंगे तो 16 डिग्री टेम्परेचर किसका हो रहा है, मिक्सर का हो रहा है। तो 16 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है तो भैया देखो सी बी का टेम्परेचर 19 डिग्री, बी का 19, इसका इतना, तो 16 डिग्री हो रहा है। तो हीट लॉस कौन कर रहा है भाई, हीट लॉस कौन कर रहा है, तो बी का हायर टेम्परेचर लॉस करते करते 16 डिग्री पे आया, लॉस कौन कर रहा है, बी, और ये 12 से बढ़ करके 16 पे आया, हीट गेन कौन हो गया, हीट गेन कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो हीट लॉस्ट बाय बी, हीट लॉस्ट बाय बी, दिस इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय ए। ठीक है, दोनों की मास है सेम, अगर डिफरेंट होता तो अलग कहानी होती। मास, ठीक है, ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स है ना, एम है ना, यहाँ पर देखिए कि हीट इतना है स्पेसिफिक, इसके बाद क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी, सी बी मान लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, बी का हायर टेम्परेचर है, मिक्सर का 16 है, तो क्या करेंगे, लॉस तो होगा, तो 19 में से 16 गया तो इतना लॉस किया। गेन कितना हुआ भाई, तो मास तो सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए, तो 16 में से 12 घटा देंगे, इतना आ रहा। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो रहा है, क्या रिलेशन आ रहा है आपके पास, जरा बताइए। 3Cb दिस इज इक्वल टू 4Ca, ये रिलेशन आ रहा है। ठीक है, दूसरे समय में देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हेन A and C आर मिक्स्ड, सॉरी B and C मिक्स्ड, जब B and C मिक्स हो रहा है तो टेम्परेचर कितना हो रहा है, 23 डिग्री सेल्सियस। B and C मिक्स करेंगे 23 डिग्री, इससे ज़्यादा टेम्परेचर, इससे लो टेम्परेचर, मतलब लॉस कौन कर रहा है, C टेम्परेचर लॉस करेगा। तो क्या लिखेंगे, हीट लॉस्ट बाय C दिस इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय B। हीट लॉस्ट बाय C का मतलब सबका मास तो सेम है, मास एम लिखा, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पे S रहना चाहिए था, है ना, S रहना चाहिए था, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, C लिख दिया, S मान लो। ठीक है, और अच्छा रहेगा। डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर 28 है, 28 में से 23 डिग्री घटा दो, दिस इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बी एंड सी को मिक्स किया जा रहा है, मिक्सर की 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो कितना होगा, लॉस होगा ना जी, गेन होगा ना, 23 में से 19, 23 में से 19, बताइए कितना होगा, एम से एम कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या आंसर आएगा, ठीक है, क्या आंसर आएगा बताइए। अब जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5SC दिस इज इक्वल टू 4SB, 4SB। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, SB SA को सॉल्व कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए, व्हाट इज द मिक्सचर व्हेन A and C आर मिक्स्ड। A and C जब मिक्स होंगे, जब A and C मिक्स होंगे तो SA और SB का जरूरत, सॉरी SA और SC का जरूरत पड़ेगा, SA और SC का जरूरत पड़ेगा, SB को हटाना होगा। तो इन दोनों इक्वेशनों से आप SB को हटा दो, तो क्या आ रहा है इक्वेशन बताइए, दोनों इक्वेशनों से SB को हटाना है, तो क्या लिखोगे, 5SC दिस इज इक्वल टू 4 इंटू SB का मतलब होता है 4/3 SA, ये रिलेशन है। ठीक है, 16/3 SA, ये इस टाइप का थोड़ा सा रिलेशन हम निकाल दिए, 15-16 ये रिलेशन आ रहा है, तो आप इस तरह से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इन सब चीज़ों का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो कि जब A and C को मिक्स किया जाएगा फिर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा। तो A and C का जो टेम्परेचर है, मिक्सर का टेम्परेचर T है, उसे हम T मान लेते हैं।
ठीक है, क्या मान लेते हैं, T। तो T मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम T मान लेते हैं तो A एंड C, देखिए A एंड C, हायर टेम्परेचर पे कौन है, हायर टेम्परेचर पे कौन है, C, लोअर टेम्परेचर पे कौन है, A। तो हीट लॉस्ट बाय C दिस इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय A, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो, ठीक है। तो लिखेंगे मास SC, ठीक है। तो मान लेते हैं टेम्परेचर T है, लॉस तो कर रहा है ना, तो क्या करेगा 28 माइनस T दिस इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी A, ठीक है, T माइनस क्या, A का टेम्परेचर कितना है, T माइनस 12, ठीक है, ये कितना है, T माइनस 12। तो SA और SC का रेशियो आप देख लो, जो भी है SC का रेशियो क्या कितना है वो आप देख लो, 15-16 है ना। तो 15-16 का यूज़ करके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़ करेंगे SC और SC का रेशियो निकाल करके, जितना टेम्परेचर हो रहा है वो आप मुझे बताओ कितना टेम्परेचर हो रहा है, बताओ कितना टेम्परेचर हो रहा है। तो इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको 20 के आसपास टेम्परेचर आएगा, 20.25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आ रहा है। अगर ये टेम्परेचर आ रहा है ANC मिक्सर का तब तो सही है, नहीं तो आपका गलत है, वो चेक कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या है, कैलोरीमेट्री पे, टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर इज टू बी रेज्ड फ्रॉम 24 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस बाय एडिंग स्टीम टू इट, कैलकुलेट मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड फॉर इट। क्वेश्चन को समझिए पहले, बहुत सारे लोग क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन को क्या कहा कि टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज करना है 24 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस तक, उसमें स्टीम डाल करके, स्टीम मतलब वाटर वेपर डाल करके, गैस स्टेट डाल करके 24 से 90 डिग्री तक हमको क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट करना है। कितना हीट डालेंगे कि वो हाई टेम्परेचर पे आ जाए, ठीक है, कितना हीट डालना होगा, कितना हीट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कितना हम स्टीम डालेंगे, हाउ मच अमाउंट ऑफ स्टीम इज एडेड टू इट, कितना स्टीम डालेंगे, बोलिए कितना स्टीम हम डालेंगे कि यहाँ पर काम बन जाए, बोलिए क्वेश्चन को बनाइए। बोलिए क्या आंसर होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आप बताना है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जब इसमें स्टीम डालेंगे तो हीट लॉस कौन करेगा, हीट लॉस कौन करेगा, तो हीट लॉस जो करेगा वो स्टीम करेगा, हीट लॉस्ट बाय स्टीम दिस इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर, ठीक है। हीट लॉस्ट बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हीट गेन बाय वाटर, ठीक है। हीट गेन वाटर के द्वारा कितना होगा, तो हीट जो लॉस कर रहा है, ठीक है, जो लॉस करेगा वो कितना होगा, बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए। बोलिए क्या होगा, हीट गेन बाय वाटर इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय स्टीम। तो हीट गेन जो वाटर के द्वारा हो रहा है
या हीट लॉस्ट बाय स्टीम कितना होगा, तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होगा भाई, हीट लॉस ऑफ कंडेंसेशन होगा, लेटेंट ऑफ कंडेंसेशन जो कि 540 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, जूल पर के जो कुछ भी है जूल पर का है ना, प्लस मास कितना है स्टीम का, वो अब क्या हो रहा है, स्टीम कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होकर के क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में आएगा, मतलब उसकी टेम्परेचर भी थोड़ा सा डाउन हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, टेम्परेचर भी डाउन होगी। तो टेम्परेचर अगर डाउन होगा तो क्या लिखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे था और 90 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, MSDT है ना। तो यहाँ पे हमने इतना लिखा, S इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय स्टीम, दिस इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर, वाटर का कितना था भाई, 100 ग्राम वाटर था, ठीक है, 100 ग्राम वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, और टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है भाई, तो 90 माइनस 24 डिग्री सेल्सियस, इतना जो है सामने आ रहा है। तो लो क्वेश्चन बनाइए क्या होगा, m को कॉमन लिख देते हैं मास, ठीक है, 540 प्लस 10 कितना हो रहा है, ये 550 हो जा रहा है, दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 90 माइनस 24 कितना होगा, 90 माइनस 24 कितना होगा, 6, और ये कितना है 66 है ना, 66। तो आंसर कितना आना चाहिए, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ रहा है भाई, 11 से 66, 11 पंजे 55, ठीक है, 12 आएगा ना। m इज इक्वल टू 12 ग्राम, ऑप्शन कौन सा सही है भाई, डी ऑप्शन इज करेक्ट, बट ऑल द अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, ठीक है, जितने सारे ऑप्शंस हैं सब के सब गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, 12 ग्राम, ओके। फिर हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे।